इज CMA पंक्तिवेनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट पे बना रहे हैं, जो कि पेपर नंबर 9 से है। इसके रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जहाँ पे हमने सम नंबर 4 तक देखा था। ये वीडियो लेक्चर में स्पेयर्स मैनेजमेंट, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट और इसके रिलेटेड सम्स हम देखेंगे। व्हाट इज स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट? बड़े फर्म्स में, बड़े मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं, वहाँ पे स्पेयर्स को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो उसको कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं? फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग में कैटेगराइज करते हैं। कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो ये टॉपिक में डिस्कस किया है। रिकॉर्ड कैसे रखना है, शेड्यूल कैसे करना है, वो यहाँ पे डिस्कस किया है। इजी है, इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, स्पेयर्स को क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज रेगुलर, अनदर वन इज इंश्योरेंस, कैपिटल एंड रोटेबल। ये 4 पार्ट्स में स्पेयर्स को क्लासीफाई किया है। इजी है। फॉर्मूलाज यहाँ पे जो दिए हैं सर्विस लेवल के फॉर्मूलाज, वो इम्पॉर्टेंट है, एक बार रीड कर लीजिएगा, एग्जाम्स में MCQs में पूछ सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Compute the requirement of spares for breakdown maintenance for an item that exhibits a poisoning behavior for a failure rates with a mean breakdown rate of 5 items per month. तो मेरा जो मीन ब्रेकडाउन रेट क्या है? 5 है, और लीड टाइम जो है वो कितना है? 1 मंथ है। If the lead time for procuring these spares is 1 month and a service level of 90% is to be used, what buffer stock of these items should be maintained? तो मुझे कितना बफर स्टॉक मेंटेन करना होगा ताकि ये जो 1 मंथ का जो लीड टाइम है वो उसमें मेरा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप ना हो जाए। तो बफर स्टॉक इज रिक्वायर्ड टू कवर लीड टाइम ओनली, दैट इज टू कवर 1 मंथ पीरियड। मेरा लीड टाइम पीरियड क्या है? 1 मंथ। मीन कंजम्पशन रेट क्या है? 5 पर मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। मीन कंजम्पशन रेट मेरा 5 पर मंथ है। अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, वहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ लिए हैं। ये x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 8 ही क्यों लिया है? बिकॉज ये सर्विस लेवल जो है वो 90% है। 90% से एग्जैक्टली ऊपर वाला वैल्यू और एग्जैक्टली नीचे वाला वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है। ये 0.867 मतलब 86.7% मैं ये नहीं ले सकती, तो मेरा सर्विस लेवल से नीचे हो जाएगा, इसलिए मैं x इज इक्वल टू 8 कंसिडर करूँगी। ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। द रीज़न इज़ हमें हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे कोई टेबल्स नहीं दिए जाते। अगर वो लोगों को ये क्वेश्चन पूछना होगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी दिया होगा, हमें सिर्फ क्वेश्चन से ये वैल्यू लेना होगा। तो ये मुझे वैल्यू मैंने टेबल से लिया। टेबल में मुझे 0.932 व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड 0.867 व्हेन x इज इक्वल टू 7 दिया था। Thus, with 7 items, only 86.7% service level is attained. With 8 items, 93.2% service level is attained. Since one would on the higher side of the service level, the value of x is 8. तो ये हम चूज़ करेंगे, 8 जो है वो चूज़ करेंगे। अभी 8 को हमने सिलेक्ट किया है, 8 में से मैं अगर 5 डिडक्ट कर दूँ तो मेरा जो आइटम्स है वो कितना आ जाएगा? 3 आइटम्स मुझे रखना पड़ेगा। ठीक है, thus बफर स्टॉक डिजायर्ड इज 3 नंबर्स ऑफ द गिवन स्पेयर पार्ट्स। मुझे मेरा जो लीड टाइम को 1 मंथ जो है, लीड टाइम पीरियड जो है उसको कवर करने के लिए मेरा बफर स्टॉक कितना होना चाहिए? 3 आइटम्स का बफर स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया है? मेन शाफ्ट ऑफ एन इक्विपमेंट हैज़ अ वेरी हाई रिलायबिलिटी ऑफ 0.990. इक्विपमेंट कम्स फ्रॉम रशिया एंड हैज़ अ हाई डाउन टाइम कॉस्ट एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ दिस शाफ्ट. दिस इज एस्टिमेटेड एट ₹2 crore. तो मुझे रिलायबिलिटी परसेंटेज दिया है, मुझे फेलियर हो रहा है शाफ्ट का, और अगर वो फेलियर हो रहा है मुझे फेलियर हो रहा है शाफ्ट का, और रिलायबिलिटी परसेंटेज दिया है। शाफ्ट का कॉस्ट दिया है कि शाफ्ट को परचेस किया तो कॉस्ट कितना है? 2 crore. ठीक है, 2 crore एज द कॉस्ट ऑफ सेल्स लॉस्ट एंड अदर रेलेवेंट कॉस्ट. हाउएवर दिस स्पेयर्स इज कोटेड एट 10 lakhs. ये स्पेयर्स को कोट कैसे किया? 10 lakhs एट प्रेजेंट.
ठीक है, शुड द शाफ्ट स्पेयर्स बी प्रोक्योर्ड अलॉन्ग विद द इक्विपमेंट एंड केप्ट और नॉट, मतलब मुझे अलॉन्ग विद इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स भी परचेस करके रखने हैं या फिर मैं उसको जब भी ब्रेक डाउन हो उसका ही खर्चा मैं देख लूँ, ये यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सबसे पहले ये तो रिलायबिलिटी परसेंटेज है, तो रिलायबिलिटी का मैं क्या करूँगी, फेलियर निकालूंगी। तो 1 माइनस रिलायबिलिटी किया तो मुझे फेलियर मिल जाएगा, और दैट जो फेलियर परसेंटेज आ रहा है उसको मुझे ब्रेक डाउन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 लाख रुपीज़ मिल जाएगा, जो मेरा एक्सपेक्टेड कॉस्ट है अगर मेरा मशीन डाउन टाइम हुआ तो, ब्रेक डाउन हुआ तो। मैंने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी निकाला फेलियर का और कॉस्ट ऑफ मशीन जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे अगर मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो क्या कॉस्ट होगा वो मिल गया, ठीक है। हाउएवर कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग स्पेयर्स नाउ इज 10 lakhs। अभी अगर मैंने प्रोक्योर किया तो कितना है, 10 lakhs, और अगर खर्चा किया मैंने, ब्रेक डाउन हुआ तो कितना है, 2 lakhs। देयरफॉर एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स, हेंस स्पेयर्स नीड नॉट बी बॉट। तो आप परचेज मत करो, जब भी वो ब्रेक डाउन होगा तो तभी हम रिपेयर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से जो सम्स है वो मेंटेनेंस के रिलेटेड है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जो भी सम्स थोड़े डिफरेंट है वो मैं कवर कर लूँ। 7, 8, 9 क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। 10, 11, 12 क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो वो हम प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन 7 लेते हैं। PQR कंपनी हैज़ केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इट्स मशीन फॉर 300 डेज। PQR कंपनी है, उसने ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा है। 300 डेज में कितने ब्रेकडाउन्स हुए, कितनी फ्रीक्वेंसी में हुए वो बताया है। Firm estimates that each breakdown cost rupees 650 and is considering adopting a preventive maintenance. Each breakdown का cost कितना है, 650, और वो preventive maintenance भी adopt करना चाहता है, which would cost rupees 200 per day and limit the number of breakdowns to an average of 1 per day. What is expected annual savings from preventive maintenance program? ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स दिए, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी मल्टीप्लाइंग माय प्रोबेबिलिटी विद नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स। आई विल बी मल्टीप्लाइंग माय प्रोबेबिलिटी विद नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स, दैट विल गिव मी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन है 1.4, दैट आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई विद माय ब्रेकडाउन कॉस्ट, तब जाके मुझे मेरा ब्रेकडाउन कॉस्ट मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन पर डे जो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 910 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे कितना देना होगा, 910। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रही हूँ तो कितना देना होगा, 650 प्लस 200, 650 प्लस 200 तो 850 हो रहा है, राइट। तो 910 माइनस 850 करेंगे तो मुझे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 18,000 मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अगर ब्रेकडाउन हुआ तो, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फर्म इज यूजिंग अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज 15,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए 3,500 एंड द मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1,500। तो अगर मैं देखूँ तो 15,000 प्लस 3,500 मुझे करना होगा, 15,000 प्लस 3,500, 18,500 मेरा मशीन का वैल्यू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो मुझे ऐड करने रहेंगे, राइट। और स्क्रैप वैल्यू दिया है 1,500। बिकॉज द फर्म हैज अ मोनोपोली ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्क, द मेंटेनेंस कॉस्ट इन वेरियस ईयर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है तो 9 साल का, 9 ईयर्स का पीरियड दिया है और 9 ईयर्स का मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है। The firm wants to determine after how many years should the machine be replaced on economic considerations, assuming that machine replacement can be done only at year end. ठीक है, आते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन है 15,000 प्लस 3,500, हमने डिस्कस किया 18,500, स्क्रैप वैल्यू 1,500 है। मैंने मेरा पीरियड नोट कर लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने नोट किया, 260, 760 क्वेश्चन से ही ये दोनों कॉलम्स लिए हैं। आफ्टर टेकिंग दीज 2 कॉलम्स आई एम टेकिंग क्यूमुलेटिव ऑफ दिस कॉलम, तो 260
260 प्लस 760, 760 1020 प्लस 1100, वैसा मैंने मेरा क्यूमुलेटिव लिया. आफ्टर टेकिंग क्यूमुलेटिव व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नोटिंग डाउन माय कॉस्ट ऑफ मशीन. तो ये कैसे नोट किया, 18500 जो है उसमें से 1500 मैंने माइनस कर दिया, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया. तो मुझे मेरा मशीन का एग्जैक्ट कॉस्ट आ गया, दैट इज 17,000. 17,000 प्लस 260 विल गिव मी टोटल कॉस्ट. 17,000 प्लस 1020 विल गिव मी 18,020. ठीक है, ऐसे मुझे टोटल कॉस्ट मिल गया. ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर विल गिव मी एनुअल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईयर विल गिव मी एनुअल कॉस्ट. तो ये मेरा जो है 8th क्वेश्चन था. यहाँ पे मुझे क्या पूछा है कि कौन से ईयर में हमें रिप्लेस करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है. तो यहाँ पे हम ये उसका आंसर कैसे देंगे, आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन से साल में आपको कम खर्चा लग रहा है, कम से कम खर्चा लग रहा है. तो आपको 7th ईयर में कम खर्चा लग रहा है, दैट इज 4288. तो हर 7 साल के बाद आपको ये मशीन रिप्लेस करना रहेगा. ठीक है, सो दिस वॉज माई 8th क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कंटेन्स 2000 कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल नेचर विच आर सब्जेक्ट टू फेलियर एज पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉलोज. मंथ एंड दिया है, फेलियर परसेंटेज दिया है. तो ये कैसे दिया है, 10 फिर 10 to 25. तो ये मुझे मेरा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना होगा, 25 माइनस 10 दैट विल गिव मी 15. फिर 50 माइनस 25 दैट विल गिव मी 25. 80 माइनस 50 दैट विल गिव मी 30. वैसा करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाला है. तो 25 माइनस 10 माइनस 0 10, 25 माइनस 10 15, 50 माइनस 25 25, 80 माइनस 50 30, 100 माइनस 80 विल गिव मी 20. तो ये क्वेश्चन में जो मुझे दिया है वो ऐड करके क्यूमुलेटिव दिया है, तो मुझे उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, component which fails have to be replaced for effective functioning of the system. If they are replaced as and when failure occurs, the cost of replacement per unit is ₹3. जब भी फेल हुआ तभी अगर मैंने रिप्लेस किया तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ₹3. Alternatively, if all components are replaced in one lot, सारे components one lot में ही replace हो गए, group replacement हुआ of periodical intervals and individually replace only such failure as occur between group replacement, the cost of component will be ₹1. ठीक है, तो मुझे बताना है कि कौन सा इकोनॉमिकल है, ग्रुप रिप्लेसमेंट इकोनॉमिकल है या फिर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इकोनॉमिकल है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मैंने मेरा पीरियड नोट कर लिया, मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया. प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला वो हमने डिस्कस किया. मैंने मंथ इंटू प्रोबेबिलिटी किया तो मुझे एक्सपेक्टेड मिल गया. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फेलियर मिला. ये एक्सपेक्टेड फेलियर से मैं क्या करूँगी, मेरा जो रिप्लेसमेंट मुझे दिया है 2000 कंपोनेंट्स जो मुझे दिया है उससे मैं डिवाइड कर लूँगी, तो मुझे एवरेज रिप्लेसमेंट मिल जाएगा पर मंथ का, दैट इज़ 597. और इंडिविजुअल है ना ये, तो इंडिविजुअल का खर्चा था ₹3, तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई किया, मुझे आया 1791 पर मंथ एज माई कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. आते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट. तो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा हुआ था. 4th क्वेश्चन में ही ये ऐसे फॉर्मूलेज देखे थे. सो N1 इज इक्वल टू N0 प्लस P1. तो N0 क्या है मेरा 2000, क्वेश्चन से ही लिया है मैंने, यहाँ पे है 2000. सो 2000 इंटू 0.1. फिर N2 के लिए N0 इंटू P2, मतलब मेरा जो N है वो सीधा चलेगा और जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो उल्टा चलेगा. मतलब N का वैल्यू मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिसेंडिंग से असेंडिंग जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है. ठीक है, तो N0 इंटू P2, N1 इंटू P1. फिर N3 के लिए N0, N1, N2, P3, P2, P1. वैसा करके मैंने मेरा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट फाइंड आउट किया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मेरा जो पीरियड था वो नोट कर लिया. फिर ये यहाँ से ऊपर के कॉलम से ये वाले जो टेबल से मैंने मेरे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये जो रिप्लेसमेंट्स है उसमें इंडिविजुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई किया जो कि ₹3 है. सो 200 इंटू 3, 520 इंटू 3, वैसा करके मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट मिल गया.
फिर मैंने ग्रुप कॉस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नहीं सॉरी, ये जो है ये 2000 क्वेश्चन से ही आ रहा है, कंपोनेंट का वैल्यू है। फिर मैंने टोटल कॉस्ट ले लिया और टोटल कॉस्ट लेने के बाद मैं एवरेज ले रही हूँ। सो 2600 डिवाइडेड बाई 1, 3560 divided by 2, number of months, total cost divided by n, that is number of months, will give me average cost. यहाँ पे भी मुझे देखना है कि मेरा कौन से साल में कम से कम कॉस्ट हो रहा है, वो साल मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1748.67 इज द लोएस्ट कॉस्ट कंपेयर टू अदर कॉस्ट। तो मुझे कौन से साल में ये आ रहा है, थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में, थर्ड मंथ में ये मुझे रिप्लेस करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। यहाँ पे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में मुझे फाइंड आउट करना है। एक और बी क्वेश्चन है, इफ ग्रुप रिप्लेसमेंट इज इकोनॉमिकल ऑफ करंट कॉस्ट then assess or at what cost of individual replacement would group replacement be uneconomical। तो मुझे वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये भी इजी है, मैंने क्या किया, मेरा जो कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है उसे के अज्यूम कर लिया, मेरा ग्रुप कॉस्ट प्लस रिप्लेसमेंट इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, तो मुझे एवरेज कॉस्ट मिल गया। एवरेज कॉस्ट के लिए मतलब फॉर के वैल्यू आई विल बी डिवाइडिंग माई I will be putting this thing into equation में अगर मैं प्लेस कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे k का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी मुझे वैसा ही करना है। मुझे यहाँ पे ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो इंडिविजुअल पॉलिसी के टाइम मैंने मेरा जो कॉस्ट है उसको के अज्यूम किया है और ग्रुप पॉलिसी के टाइम मैंने मेरा जो कॉस्ट है उसको ए अज्यूम किया है, ठीक है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों सिमिलर है, आप देख लीजिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसके रिलेटेड भी मैं अपलोड कर दूंगी एक वीडियो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।